नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और अमोलोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 2। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने ओवरव्यू में देखा था कि हम लोग क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने सिलेबस को देखा था कि क्या कोर्स का ओवरव्यू रहेगा, कैसे सिलेबस काम करेगा और कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की पूरे फंडामेंटल की क्लासेस यहाँ पे करेंगे। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, ये बेसिकली एक थ्योरी क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं उसमें है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, क्या है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत इजी शब्द है लेकिन पढ़ने के पहले हमको उसके बेसिक्स जान लेना चाहिए। ये बेसिक्स अब आपको काम कहाँ आएंगे। सबसे पहले यदि आप कोई स्टूडेंट है और इसके बाद अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये बेसिक्स काम आएंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी पता रहेगी, पूरी एक टाइमलाइन पता रहेगी कि डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुआ। तो ये बहुत सारी नॉलेज की चीजें हैं, बहुत सारी आपके लिए काम की चीजें हैं। तो आप इसको जानेंगे तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज देगा डिजिटल मार्केटिंग। प्रैक्टिसेस तो सबको करनी है, प्रैक्टिसेस के बाद ही रिजल्ट आएंगे, लेकिन प्रैक्टिसेस के पहले थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क। अब डिजिटल मार्केटिंग तो है लेकिन उस काम कैसे करते हैं, उसका बेसिक अप्रोच क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल। तो यहाँ हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनल यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करके रिजल्ट ओरिएंटेड अपने काम करते हैं और आरओआई को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो अभी तक चली आ रही थी लेकिन पिछले कुछ सालों में वो धुंधली पड़ते जा रही है, और उस धुंधली पड़ने के कारण क्या कारण है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या एडवांटेजेस उस पर देता है, तो डिजिटल मार्केटिंग करने में फायदा है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 कैसे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि मार्केटिंग करना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी चीज इंटरनेट से चल रही है, इंटरनेट से चलने के बाद डिजिटली यूज हो रही है, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, वहां पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब ये वो समय नहीं है जब आप कन्फाइन कर दे या लिमिटेड कर दे कि इतनी चीजों को आप कर लो तो डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में एन नंबर ऑफ चीजें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है वहां पे आप जा करके अपना ऐड कर सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। ये बेसिक डेफिनेशन थी डिजिटल मार्केटिंग की। अब हम लोग चलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टाइमलाइन हम लोग समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइमलाइन कहां से शुरू होती है। देखिए, आप ये अगर देखेंगे आप तो डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे पहले जो टाइमलाइन है वो शुरू हो रही है 1990 से, जब 1990 में पहली बार डिजिटल मार्केटिंग का पहले बार टर्म यूज किया गया था। उसके बाद 94 में जो होता है वो अमेजन लॉन्च होता है। अमेजन अपने काफी सारे अपार्ट फ्रॉम सर्विसेज अपने सर्वर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद इंटरनेट आता है, इंटरनेट आने के बाद गूगल लॉन्च होता है 2000 के आसपास, गूगल एडवर्ड लॉन्च होता है। और उसके बाद ये पूरी टाइमलाइन है, ट्विटर फेसबुक आ जाते हैं जो अपना एड शुरू कर देते हैं 2006 से। वैसे फेसबुक है वो 2004 से काम कर रहा है लेकिन 2006 के पास वो अपना एड शुरू कर देते हैं। और पहली बार ऐसा होता है जब ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म 10 बिलियन से ज्यादा सेल करता है। हमारे इंडिया में यदि मैं बात करूं तो 2000 में ही एक एक्ट आया था जिसको हम आईटी एक्ट कहते हैं, 66A कहते हैं, इसकी एक धारा है। उसके अंडर में ये सारी चीजें कवर होती थी कि ऑनलाइन इंटरनेट पे कैसे आपका ट्रांजैक्शन होगा, कैसे आप उसको सारी चीजों को देखोगे। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, इंटरनेट के यूजेस ज्यादा होने लगे। मोबाइल पे 2008 में पहली परचेस हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग ने धीरे धीरे ओवरटेक करना चालू कर दिया था। 2009 से ये सिलसिला चालू हो गया था। हाँ, हम लोग इसमें पीछे हैं, ये टाइमलाइन जनरली वर्ल्ड वाइड है और इसके लिए मोस्टली जो चीजें पहले हुई है वो यूएसए में हुई है और वहीं से ये सारे ट्रेंड चालू हुआ। ट्विटर ने अपना प्रमोशनल ट्वीट सबसे पहले 2010 में शुरू किया था, फिर 2013 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ, फिर कैसे इंस्टाग्राम को ओवरटेक कर लिया गया, व्हाट्सएप को ओवरटेक कर लिया गया फेसबुक के द्वारा। तो ये सारी चीजें थी। और अब जो 2019 में जो सबसे बड़ा अपडेट था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लंबा और मेजर रोल प्ले करने वाला है पूरे सेक्टर में।
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको ईजी हो जाएगी। अभी रिसेंटली यूट्यूब का एक अपडेट आया था कि वो फेशियल रिकॉग्निशन को और ज्यादा रिजिड करने वाला है, तो देखिए और ज्यादा कठोर करेगा तो वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं जो अब डिजिटल मार्केटिंग में यूज होने वाला है। धीरे धीरे ये चीजें हमारी डिजिटल मार्केटिंग में आती चली जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है। देखिए क्या रहता है डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहता है आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स। मैं मान के चलूं कि कस्टमर हमारे पास है, अगर कोई मेडिकल वाला आपके पास आता है और कहता है आप मेरी डिजिटल मार्केटिंग कर दो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे प्रमोट कर दो, तो उसके कस्टमर अलग होंगे। उसके कस्टमर जनरली होंगे पेशेंट्स। अगर मैं बात करूं पॉलिटिशियंस आपके पास आते हैं, कहते हैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग कर दो, तो उनके जो कस्टमर्स होंगे वो होंगे आपके वोटर्स जो वोट करने वाले हैं अपकमिंग इलेक्शन में या उनके ब्रांडिंग के लिए। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, वो लोग होंगे उनके टारगेटेड कस्टमर। तो सबसे पहला प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग का यही होता है कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर हमारे कौन है, और वो कस्टमर की उनके बारे में अंडरस्टैंड होना कि वो क्या चाह रहे हैं, वो किस टाइप का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, वो किस टाइप की चीजें आपको मांग रहे हैं इंटरनेट पे। ये सारी चीजें वहां पे होगी। अब इसमें आइडेंटिफाई करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कस्टमर देख लिया, अब हम लोगों को क्या करना है, वोट पाना है, अपने घर अपने ऑफिस में बुलवाना है, उनको कॉल करवाना है, उनको व्हाट्सएप करवाना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव कस्टमर्स को लेके क्या है, ये सबसे बड़ा एक आइडेंटिफाइंग द कस्टमर ऑब्जेक्टिव, इसमें हमारी बात आएगी। फिर अपना एक गोल सेट करना कि मुझे 500 कस्टमर चाहिए अपने स्टोर के अंदर। उसके लिए एक अमाउंट सेट करना कि मैं उसके लिए कितना अमाउंट दे पाऊंगा। तो ये जनरली एक प्रोसेस होती है डिजिटल मार्केटिंग की, कि जैसे आपका बिजनेस है तो आप पहले एक अमाउंट फिक्स करते हो कि डिजिटल मार्केटिंग पे मेरे को 500 रुपए खर्च करना है, उसमें मेरे को 10 कॉल चाहिए। ये आपका गोल होता है। और विदाउट गोल डिजिटल मार्केटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक बेंचमार्क सेट नहीं करोगे तब तक आप कहीं जाने वाले नहीं हो। बेंचमार्क सेट करो, उस बेंचमार्क को अचीव करो, बेंचमार्क को बढ़ाओ, उसके बाद आप देखो कि आप डिजिटल मार्केटिंग से या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज करके अपने आरओआई को कितना बढ़ा रहे हो। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रिसोर्स एलोकेशन का। देखिए सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने कस्टमर, अपना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, अपना गोल सेट कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उनको रीच करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मेरे ऑडियंस या टारगेटेड कस्टमर मिलने वाले हैं, तो फिर मैं ट्विटर पे ऐड क्यों चलाऊं, या गूगल पे ऐड क्यों चलाऊं, जब मेरा काम इंस्टाग्राम से ही हो रहा है और इंस्टाग्राम से ही मुझे अपने जो भी आइडेंटिफाइंग कस्टमर है या जो भी प्रोस्पेक्ट्स है वो मिल रहे हैं, तो मैं वहीं अपना बजट अलोकेट करूं। तो रिसोर्स अलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस का। डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में यदि आपने रिसोर्स अलोकेशन गड़बड़ किया, इट मीन्स आपने पैसा डुबाया। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पैसा फुर हो जाता है, कई बार आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, अब अगली बात आती है एग्जीक्यूशन में। तो एग्जीक्यूशन में एक्सपर्टीज की जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग दिखने में जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। एरा गैरा नत्थु खेरा आकर के बोलता है कि हम कैंपेन चला देंगे, और चला भी देता है, सक्सेसफुली कैंपेन चला देता है। बट क्या उस कैंपेन को वो इतना ऑप्टिमाइज कर सकता है कि वो आपके गोल को अचीव कर पाए? क्या वो ये कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आज के टाइम में कोई भी, मेरा कोर्स पढ़ने के बाद भी कई लोग कहेंगे कि मैं ये सब कर सकता हूँ, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। डेफिनेटली वो कर लेंगे, परंतु कई चीजें ऐसी हैं जो उनको प्रैक्टिस के साथ आएगी और समय के साथ आएगी। ठीक है, कि कैसे अपने कस्टमर्स के लिए ऑप्टिमाइज कैंपेन किया जाए और कैसे कैंपेन को इतना वैल्यूएबल बनाया जाए कि कम से कम रुपीज में हम अपना टारगेट अचीव करके आरओआई बढ़ा सके। अब उसके बाद आता है एनालिसिस पार्ट। देखिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करूं मैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो पैसा खर्च किया, आपने जो रिसोर्स एलोकेट किया, आपने जो कैंपेन्स चलाए, वो आपके सही जगह गए या नहीं, या उससे आने वाला आउटपुट आपके काम का है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है आपकी वर्क, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है। अब हम लोग अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है कि चैनल्स कौन कौन से यूज होने हैं। देखिए ये मैं फिर बता रहा हूं, देयर आर एन नंबर ऑफ चैनल्स। आप चैनल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आपका डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। ठीक है, और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, दे आर द ट्रेडिशनल वर्क्स। एसईओ,
आज के टाइम में 9 महीने से 12 महीने लग रहे हैं रैंक होने में। पीपीसी इमीडिएटली रिजल्ट देता है, पर आपको पे पर क्लिक में कहाँ कितनी चीजें यूज करना है ये आपको देखना होगा। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में। वेबसाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेबसाइट मान के चलो, वेबसाइट का मतलब है कि आपका ऑनलाइन शोरूम या आपका शोपेज या आपकी पोर्ट्रे, आपको जो भी आप दिखाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट देना चाहते हो, सर्विसेज देना चाहते हो, उसको आप सजा के रखते हो अपने वेबसाइट के अंदर। तो विजिटर आता है, उसको पसंद आता है, उसको अट्रैक्ट करता है, आपकी सर्विसेज लेने में वो इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज आप कचरा वेबसाइट बना लो, उसके बाद आप 1000 विजिटर 2000 विजिटर भी ले आओ तो शायद ही उसमें कन्वर्जन आप कर पाओगे। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग में जनरली आप जब भी सोशल मीडिया की बात करते हो आपको याद आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। बट इसमें भी बहुत बड़ी चीजें हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर मिल कहाँ रहे हैं। मेरे प्रोस्पेक्ट कस्टमर अगर सिर्फ लिंक्डइन पे मिल रहे हैं तो मैं क्यों अननेसेसरी पैसा बर्बाद करूं ट्विटर पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। मोबाइल मार्केटिंग ये थोड़ी सी न्यू चीज है जो हम लोगों को अभी इस समय, जैसे एप्पल भी अपना एड प्लेटफॉर्म देता है, ट्रू कॉलर ने अपना प्लेटफॉर्म, तो जैसे जैसे लोग जायंट बनते जाएंगे, जैसे जैसे एक एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी या पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर ऐप अपने यूजर्स के नंबर इतने हाई कर लेगी कि वो खुद का एड प्लेटफॉर्म दे सके, तो यहाँ पे आएगी मोबाइल मार्केटिंग की आप मोबाइल में कैसे लोगों के अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग की, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट इज किंग। इंस्टाग्राम पे आपने कई ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनके कंटेंट बहुत वाहियात है, लेकिन उनके फॉलोअर्स के नंबर्स आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के कंटेंट आपने देखे होंगे जो इरिलेवेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं, बट स्टिल दे हैव 15,000 20,000 फॉलोअर। और कई बार ऐसा होता है कि जिनके कंटेंट अच्छे होते हैं उसके बाद भी वो राइट अप्रोच से प्रमोट नहीं कर पाते तो उनके फॉलोअर्स कम है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंटेंट कहाँ पोर्ट्रे कर रहे हो। अब आपका कंटेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे रीडर्स है तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे आपको लिंक्डइन पे उसको प्रमोट करना होगा, ट्विटर पे प्रमोट करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। रीटारगेटिंग की अगली हम बात करेंगे। देखिए रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग एक सेकंड फेज ऑफ मार्केटिंग है, जहां पे आप लोगों के पास उन लोगों को टारगेट करते हो आप जो आपके ऑलरेडी कहीं ना कहीं टच में आ गए हो या जिनका डेटा आपके पास ऑलरेडी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप जैसे ही पेनड्राइव सर्च करते हैं, आप फिर किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, आप गूगल पे जाकर के पेनड्राइव सर्च कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, वहां पे आपको बकायदा अमेजन के या फ्लिपकार्ट के या किसी और ई कॉमर्स साइट के बार बार ऐड दिखने लगते हैं। पेनड्राइव आपको बार बार दिखेगी, अलग अलग टाइप की दिखेगी। तो वो होती है रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। उनको पता है कि आप पेनड्राइव में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब वो उनको कैसे पता लगा, टेक्निकलिटी कैसे होगी, तो आज हम रीमार्केटिंग का सेक्शन पढ़ेंगे, रीटारगेटिंग का सेक्शन गूगल में और फेसबुक में, तब मैं वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे होगा। ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग देखिए, जीडीपीआर जब से आया तब से ईमेल मार्केटिंग थोड़ा तो ठंडा पड़ा है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में आज भी बहुत दम है। आपके पास यदि एक कस्टमर लिस्ट है, एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट है आपकी पूरी, तो आप ईमेल मार्केटिंग से अच्छा खासा कन्वर्जन ला सकते हैं। तो ये बेसिक चैनल्स हैं, चैनल्स एन नंबर ऑफ है। मैं फिर बता रहा हूँ ये चैनल नहीं है, ये मतलब पूरे फिक्स चैनल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे चैनल्स वहां पर है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट बना है टारगेटेड ऑडियंस है हमारा। देखिए क्या रहता है, अगर मैं पेपर में ऐड देता हूं तो पेपर जो है वो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक तालुका के लिए, एक तहसील के लिए या और भी बड़े एरियाज के लिए छपता है। अब एक तहसील के लिए मैं मान के चलो एक पेपर छप रहा है तो तहसील की जनसंख्या 1.5 लाख के आसपास है, तो मेरा पेपर पढ़ने वालों की संख्या मान के चलिए कि 20,000 के आसपास। और मैं ऐड दिखाता हूँ, वो 20,000 लोग सारे उस ऐड को देखेंगे। जरूरी नहीं है कि देखे, जरूरी नहीं है कि पढ़े, लेकिन हाँ मैंने ऐड दे दिया या पेपर के साथ पर्चा लगा दिया तो वो पर्चा उन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पर्चा वो पढ़ रहे हैं या वो पर्चे का सही उपयोग हो रहा है। हो सकता है वो उस पर समोसा खा रहे हो सकता है उस पर नमकीन खा रहे हो, तो वो पर्चा आप ट्रैक नहीं कर सकते कि उसका क्या हुआ। लेकिन मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो मुझे पता है कि मेरे को टी शर्ट बेचनी है, मेरी टी शर्ट केवल उन लोगों के लिए फिट आएगी जो 20 से 30 साल के बीच के हैं, उसी टाइप का फैशन है। तो मैं यहाँ पे जाकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यही बताऊंगा कि मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाना जो 20 से 30 साल के हैं और जो इस लोकेशन पे रह रहे हैं। तो एग्जैक्टली मेरा ऐड वहीं तक पहुंचेगा जहां पे जरूरत है, और मैं ट्रैक कर लूंगा कि उस ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने उससे मेरी वेबसाइट पे आए या जहां भी मैं भेजना चाह रहा हूं वहां आए, या मुझे कितने कॉल किए, कितने व्हाट्सएप आए। ये सारी चीजें ट्रैक हो जाएगी, पर न्यूज़पेपर की चीजें हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस में ये डिफरेंस है। अब अगली हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग अप्रोच। देखिए मार्केटिंग अप्रोच दोनों अलग अलग है।
ट्रेडिशनल में आपको बिल्स बनाने पड़ते हैं, अप्रोच करना पड़ता है आपको प्रिंटर्स के पास, अगर आपको पर्चे छपवाने हैं आपको अप्रोच करना पड़ता है न्यूज़पेपर वाले को, फिर वहां पे आप स्पेस परचेस करते हो, फिर उसकी बिलिंग होती है, इनवॉइस बनता है, जीएसटी ये वो। जबकि आप डिजिटल मीडिया पे सीधे जाकर के अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहां पे आप सीधे ऐड रन कर सकते हैं। तो वहां पे आपका अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, इनवॉइस तुरंत आ जाती है। यहाँ पे आपकी चीजें कई बार पेंडिंग चली जाती है, कई बार और दूसरी चीजें भी यहाँ हो जाता है। ये तो ये अप्रोच की बात हो गई। अगर मैं तीसरी बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन की, देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगता है डिजिटल मार्केटिंग में। आपको बस अकाउंट बनाना है और अपनी ऐड रन करना है अपने टारगेटेड ऑडियंसेस को। जबकि मैं बात करूं कि जैसे एक समय हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करा करते थे, तो उस समय ये रहता था कि अपने को आज से 10-12 साल पहले की बात है, डिजिटल मार्केटिंग इतना वर्क नहीं हुआ था उस समय। तो उस समय ये होता था कि आपको अपने पर्चे छपवाना है, पहले एक दिन पहले जाकर के हम जाकर के पूरा पर्चों का बंडल छपवा करके लाते थे और फिर सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे न्यूज़पेपर वाले के पास और न्यूज़पेपर वाले को बोलते थे कि भैया ये एक एक पर्चा हमारा आप अपने न्यूज़पेपर में रखो। तो सुबह 4 बजे से इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बाद पता लगता था कि पूरा पर्चा 500 पर्चा बंटवाए, वो कहाँ गए पता नहीं, 1 या 2 कॉल आए। ठीक है, तो उस समय का ये अप्रोच था। उस समय उतने यूजर्स इंटरनेट पे नहीं थे हमारे इंडिया में, लोग कम यूज कर रहे थे, स्मार्टफोन नहीं आया हुआ था, व्हाट्सएप नहीं आया हुआ था, तो इतनी सारी चीजें वहां पे मिसिंग थी उस समय। तो ये उस समय का अप्रोच था। तो आज भी अगर आप ये अप्रोच यूज कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इंटरेक्शन की। देखिए कंज्यूमर इंटरेक्शन में डिजिटल मीडिया पे कंज्यूमर जितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है वो शायद उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाए। हो सकता है मैं न्यूज़पेपर के पूरे पेजेस पढ़ लूं, एक पेज छोड़ दूं, लेकिन यहां तो अगर मैं कोई कंटेंट वॉच कर रहा हूं तो मैं वॉच करूंगा आपका ऐड। ठीक है, अगर मैं नॉन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं और नॉन स्किपेबल ऐड लगा दिया मैंने 5 सेकंड का, तो आपको मजबूरी में वो ऐड देखना ही देखना है। ठीक है, हाँ इसका कभी कभी निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन ठीक है आपको देखना ही देखना है। ठीक है, अगली बात करेंगे कॉस्ट। डेफिनेटली कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। एक एरिया में या एक तालुका में या तहसील में मैं 5,000 रुपए लगा करके एग्जाम्पल पूरे एरिया को रीच कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को न्यूज़पेपर में ऐड देना है, कमर्शियल ऐड देना है, एक हाफ पेज लेना है, तो मेरे को उसमें कम से कम 50-60 हजार रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 50-60 हजार रुपए का मैं ट्रैक भी नहीं कर पाऊंगा कि कितने कॉल आए, कितने लोगों ने उस ऐड को देखा, क्या उस ऐड का हुआ। लेकिन यहाँ मैं 5,000 रुपए में ट्रैक कर लूंगा कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने क्या किया। तो डेफिनेटली कॉस्ट भी इसमें कम आएगी। एनालिसिस, फिर वही बात कर रहा हूं मैं, एनालिसिस आप इसमें कर सकते हो कि किस एज के लोगों ने मेरी ऐड देखी, कितने क्लिक किए, कितने लोगों को ऐड अच्छी लगी, कितने लोगों को बुरी लगी, कितना कन्वर्जन आया, कितनी लीड आई। लेकिन वहां न्यूज़पेपर में या पर्चे छपवा करके, पर्चे बंटवा करके आप ये चीजें नहीं कर सकते। अगली बात करूं मैं रिजल्ट की, तो इसमें रियल टाइम रिजल्ट आता है। अभी अगर किसी ने आपका ऐड देखा और तुरंत कॉल किया तो तुरंत कॉल आपको आ जाएगा। अब न्यूज़पेपर ऐड आपने छपवा दिया, वो 10-12 दिन बाद देख करके आपको कॉल कर रहा है, तब तक आपने वो स्कीम ही बदल दी। मान के चलो मैंने एक स्कीम दी कि 50% ऑफ है आपको और ये 3-4 तारीख तक के ही अवेलेबल है। अब मेरा न्यूज़पेपर कहीं धक्के खा रहा है, फिर किसी ने उसमें समोसा खाया और फिर उसमें देख लिया भाई कि अरे ये तो 50% ऑफ दे रहा है मेरे को, तो उसने उस समय फोन लगाया 12-13 तारीख को, और तब तक मैं बोलूं कि भाई ये तो खत्म हो गया है ऑफर। तो ये सब लफड़े वहां पे नहीं रहते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे स्ट्रेटेजी। तो देखिए उसमें तो ऐसा रहता है कि आप थ्रो कर दो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बड़े होर्डिंग्स लगा दो, टीवी पे ऐड दे दो। लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी के वे में चलते हो कि मेरे को कितने लोगों को ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है और कहाँ दिखाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर है। तो ये था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक हम लोगों ने कवर किया है इसमें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आगे के लेक्चर के लिए देखते रहिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।